पिछले 4 दिन से लगातार बिहार में सक्षमता परीक्षा चल रहा है। सभी शिफ्टों में अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पर हमने टॉप 200 जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया है। जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी टॉपिक को इस वीडियो में शामिल किया गया है। आप इस पूरा वीडियो को देख लेंगे तो आपको एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सारे टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम का हम डेली एनालिसिस लेकर आपके लिए आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? ऑप्शन है ए 25 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950 और डी है 29 जनवरी 1950। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को प्रदान की थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है 8 घंटा 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 सेकेंड और 20 सेकेंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है, जो 8 मिनट 20 सेकेंड के बराबर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध है? किसका संबंध है? ऑप्शन ए है आचार्य नरेंद्र देव, बी है जी.के. गोखले, सी है एम.जी. रानाडे और डी है आचार्य विनोबा भावे। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य विनोबा भावे का संबंध सर्वोदय और भूदान आंदोलन से है। सर्वोदय और भूदान आंदोलन से आचार्य विनोबा भावे संबंधित थे। इन्होंने भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य है जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? तो न्यूनतम कम से कम कितना सदस्य होना चाहिए जिससे कार्यवाही चले? कितना है? कुल सदस्य का कम से कम 10वां भाग। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काले बन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है चेकोस्लोवाकिया और डी है रोमानिया। तो काले बन पाए जाते हैं जर्मनी में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए कि काले बन ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी फेल्डबर्ग है। यूरोप की प्रसिद्ध डेन्यूब नदी यहाँ से उद्गमित होती है। आप व्याख्या को भी अपने ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मंगल को। किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा तथा आकार की दृष्टि से 7वां स्थान मंगल ग्रह का है। इसकी छवि लाल रंग जैसी दिखती है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है। तो नीली क्रांति का संबंध है ऑप्शन नंबर ए मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, जबकि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध देख सकते हैं तिलहन उत्पादन से है और हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। ये सारा VBI है, पीली क्रांति और यहाँ पे हरित क्रांति, ये सभी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो धान का कटोरा कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा।
उपर्युक्त राज्यों में से आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की फसल का 77% से अधिक चावल की पैदावार होती है। नेक्स्ट, अगला है ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल के वास्तुकार माना जाता है अहमद लाहौरी को। उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? तो नमक सत्याग्रह समाप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दांडी में। कहाँ पे? दांडी में। व्याख्या देख लीजिए। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी, गुजरात के नवसारी जिले में स्थित पहुँचे, जहाँ 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पृथ्वी कितनी पुरानी है? इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किया जाता है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण से। किससे? रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण से। नेक्स्ट है, डोल्ड्रम कटिबंध स्थित है। डोल्ड्रम कटिबंध स्थित है कहाँ पर? तो भूमध्य रेखा के निकट। कहाँ पर? भूमध्य रेखा के निकट। डोल्ड्रम कटिबंध भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तरी व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। यह निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है जहाँ प्रचलित पवनें शांत रहती है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत निहित है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से। किससे? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से। व्याख्या आपके सामने है। नाभिकीय अभिक्रियाओं के 2 भाग नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में बांटा जा सकता है। जहाँ नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है, वही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में 2 छोटे नाभिक आपस में संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, उष्मा और प्रकाश का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन है। और आपको पता होना चाहिए कि सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तारों में 1 से 1.5 करोड़ केल्विन तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं। तो सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, कोरोना। क्या कहा जाता है? कोरोना। देख सकते हैं कि सूर्य की सतह का तापमान 6 डिग्री नहीं, यहाँ पे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तथा केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य के धरातल से ऊपर बॉल मंडल को 3 भागों में बांटा गया है, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना। विभाजित किया गया है संवहनीय श्रृंखला की स्थिति, अर्थात सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं। वर्णमंडल सूर्य का वायुमंडल है तथा प्रकाश मंडल के ऊपर एक आवरण के रूप में फैला है, जिसे कोरोना सूर्य के आयुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है, जो वर्णमंडल के ऊपर पाया जाता है। इसका विस्तार कई मिलियन किलोमीटर तक पाया जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, सूर्य की पृष्ठीय तापमान आंका गया है। तो सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान आंका गया है, हमने अभी बताया था डिटेल में कि 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी मिलियन किलोमीटर में कितनी है? तो लगभग यहाँ पे 150 मिलियन किलोमीटर में आपका आ जाएगा, जो आपका
परफेक्ट है वो है सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है, अतः निकटतम सही उत्तर विकल्प ए होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, पृथ्वी के नज़दीक कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है वो है कौन? सूर्य। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट सूर्य तारा है। सौरमंडल के बाहर पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी सूर्य के बाद जो सबसे निकटतम तारा है वो कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है वन्यजीव संरक्षण, बी है वन संरक्षण, सी है वैज्ञानिक कृषि और डी है वनोन्मूलन। तो चिपको आंदोलन का संबंध है वनोन्मूलन से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। आप इसका व्याख्या 100% ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न उससे रिलेटेड भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? तो चंदन के पेड़ों के लिए जो उपयुक्त जंगल है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट, चंदन के पेड़ों के लिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक उपयुक्त है। चंदन के पेड़ भारत के कर्नाटक राज्य में प्रमुख रूप से क्या होता है? पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना हुई थी नीलगिरी क्षेत्र में। कहाँ हुई थी? नीलगिरी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व 1986 ईस्वी में दक्षिणी पश्चिमी घाट तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में संयुक्त रूप से नीलगिरी क्षेत्र में स्थापित किया गया। इसका कुल क्षेत्रफल 5520 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र में मुकुर्थी, बांदीपुर नगर, होल, वायनाड नेशनल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में पीली क्रांति का संबंध है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, जबकि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है और हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है यहाँ पर आपका जो ऑप्शन में दिया हुआ है गरसोप्पा। कौन सा है? गरसोप्पा। उपर्युक्त विकल्प में दिए गए जलप्रपातों में से सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात जो गरसोप्पा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। यह प्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिला में शरावती नदी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो दिल्ली में पुराना किला का निर्माण हुआ था हुमायूं के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण हुमायूं द्वारा 1533 से 1538 के मध्य करवाया गया था। शेर शाह द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इस किले में कई स्मारकों का निर्माण करवाया गया। इस किले का नाम शेरगढ़ कर दिया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिल्ली का जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? तो दिल्ली की जामा मस्जिद 17वीं सदी में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण 17वीं सदी 1656 ईस्वी में शाहजहां ने करवाया था। मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माण करता था। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित इसके 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें पूर्वी प्रवेश द्वार से बादशाह नमाज पढ़ने आया करता था तथा अन्य 2 प्रवेश द्वारों से उत्तरी और दक्षिणी से सामान्य प्रजा आया करती थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनैतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो उन्होंने यह प्रारंभ किया था चंपारण से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा।
महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण आंदोलन वर्ष 1917 से की थी। इस आंदोलन ने से ही गांधी जी ने भारतीय राजनीति में क्या किया, प्रवेश किया था। नेक्स्ट है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत में बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में अवस्थित है। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा अपनी पत्नी की दिलरास बानो बेगम रबिया उद दौरानी, जिसका नाम था, की याद में 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। इसे ताजमहल की पुच्छर नकल भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था अगस्त में। किस महीने में? अगस्त में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप व्याख्या देख लीजिए। क्रिप्स मिशन 1942 की विफलता ने अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके अन्य 2 सदस्य थे स्टैमफोर्ड क्रिप्स एवं ए.बी. अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न, है सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस किसे हराए थे? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा हराया गया था पट्टाभी सीतारमैया को। किसे हराया गया था? पट्टाभी सीतारमैया को। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। त्रिपुरी में जनवरी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव जीता, लेकिन गांधी जी के असहयोग कारण अप्रैल 1939 में उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो हिंदू और मुसलमानों का समर्थन मिला था असहयोग आंदोलन को। किसे? असहयोग आंदोलन को। व्याख्या देख लीजिए आप। खिलाफत आंदोलन 1920 और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। इस संदर्भ में एंचिसन की टिप्पणी उल्लेखनीय है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इसी संदर्भ में गांधी जी ने कहा था, हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा है जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किसे स्थगित कर दिया? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कह रहा है कि चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई? तो विश्वव्यापी महान मंदी आई वर्ष 1929 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं विश्वव्यापी महान मंदी की अवधि उन्हीं विभिन्न देशों में अलग अलग है, परंतु इसकी शुरुआत वर्ष 1929 से 32 मानी जाती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, उत्पादन के कारण कितने हैं? तो उत्पादन के कुल कारण है कितने? 4। कितने हैं? 4।
उत्पादन के 4 कारण होते हैं। ये कारण है भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमवृत्ति। ये चारों उत्पादन के प्राथमिक कारण हैं। वर्तमान में 5वें कारण के रूप में संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन को भी माना जाता है। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय आय बाई देश की कुल संख्या, जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? तो यहाँ है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य। नेक्स्ट, देख सकते हैं राष्ट्रीय आय एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी अंतरिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। मार्शल के अनुसार किसी देश की श्रम एवं पूंजी उस देश की प्राकृतिक संसाधनों के साथ मिलकर प्रतिवर्ष कुछ भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिसमें सेवाएं भी शामिल होती है। इसी कारण बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से होता है। तो मिनी माता रोग होता है किससे? पारद यानी पारद के अधिकता के कारण। देखिए, पारे की विषाक्तता से मिनी माता नामक रोग होता है। सर्वप्रथम वर्ष 1956 में जापान के मिनी माता शहर में इस रोग का पता चला था। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, पुरुष में मरकरी विषाक्तता से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है? अभी बताया हमने, मिनी माता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलते हैं। तो गिरगिट जो है रंग बदलते हैं वर्निकी लवक के उपस्थिति के कारण। व्याख्या देख लीजिए आप। गिरगिट की ऊपरी त्वचा पारदर्शी होती है, जिसके नीचे विशेष कोशिकाओं की परतें होती है, जिनकी वर्निकी लवक कहा जाता है। इनकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता रहता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है एक कीट कितने पैर होते हैं। तो एक कीट के कुल 6 पैर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या देख सकते हैं। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। ये आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। इनमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पैर होता है। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक क्या है। तो एंटीबायोटिक क्या है? यह है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था। तो प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज की थी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट, दुग्ध शर्करा है। तो दुग्ध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो आप सभी को पता ही होगा कि पाया जाता है लैक्टोज। नेक्स्ट, अगला प्रश्न किस नदी में मछलियों का न होना, किसी नदी में मछलियों का न होना किसका सूचक है। तो किसी नदी में मछलियों का न होना किसका है? प्रदूषण के सूचक है। नेक्स्ट, नदी तालाबों में अत्यधिक प्रदूषण के कारण इनमें मछलियों का जीवन संभव नहीं है। इसलिए यदि किसी नदी में मछलियां नहीं है तो इस बात का सूचक है कि उसमें प्रदूषण के क्षेत्र मौजूद है। अगला प्रश्न, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण
ऐसा होता है। तो गाजर का रंग जो लाल होता है वो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। नेक्स्ट, बांस एक तरह की है, तो बांस एक तरह का घास है, घास के श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। यह ग्रैमनी या पोएसी कुल का एक बीजपत्री पौधा है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, जड़ें मिट्टी से जल तथा डैश का अवशोषण करती है। तो जड़ें मिट्टी से किसका? जल। जड़ें मिट्टी से जल तथा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, खनिज का अवशोषण करती है। नेक्स्ट, जड़ें बीज में स्थित भूरण के मूलांकुर से विकसित होती है। इनके शीर्ष पर एक टोपी जैसी संरचना पाई जाती है जिसे मूलगोप कहते हैं। जड़ें मिट्टी से जल तथा खनिज का अवशोषण करता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, टिक्का रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग का संबंध है मूंगफली से। किससे? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। टिक्का रोग मूंगफली की फसल से संबंधित बीमारी है। इसमें पौधे की पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं। यह बीमारी सर्कोस्पोरा और पर्सोनेटा तथा सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला नामक कवकों द्वारा होता है। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? तो क्या होता है कि इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, देख सकते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र नियत रहता है जबकि उसके भार में परिवर्तन होता है। अतः जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित की जाती है तो इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि है। तो इसमें अदिश राशि है केवल ऊर्जा। कौन है? ऊर्जा। बाकी सब क्या है? सदिश राशि है। जिन राशियों को पूर्णतः निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे समय, चाल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, कोण, आवेश तथा आयतन। ये सब क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? तो फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग होता है वो होता है लाल, नीला, हरा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो वाटर पोलो के हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा खिलाड़ियों की संख्या। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11 होता है एक टीम में। रग्बी, फुटबॉल में 15 होता है। बेसबॉल एवं खो खो में 9, नेटबॉल एवं वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में कितना होता है एक टीम में? 5। पोलो में 4 होता है और टेनिस और बैडमिंटन में 1 या 2 होता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध है ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। व्याख्या देख लीजिए, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता की ट्रॉफी थॉमस कप है जबकि उबेर कप का संबंध है महिला टेनिस से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव। पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता था। उल्लेखनीय है कि इन्हीं के नेतृत्व में वर्ष 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीता था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, आईसीसी का प्रथम T20 विश्व कप प्रतियोगिता किसने जीता था? तो आईसीसी का प्रथम T20 विश्व कप प्रतियोगिता जीता था भारत ने। किसने जीता था? भारत ने। देख लीजिए, वर्ष 2007 में आईसीसी 2020 विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। भारत ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 रनों से पराजित किया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप का संबंध है किससे? हॉकी से। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, आगा खां कप भारत की राष्ट्रीय हॉकी की एक प्रतियोगिता है। नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी कप, बेटन कप, अजलान शाह कप, अब्दुल्ला कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, कप्पू स्वामी ट्रॉफी आदि हॉकी की अन्य महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? तो जो गैस उत्सर्जित थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट को कहाँ से छोड़ा गया था? ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, मही, चांदीपुर, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कहाँ से छोड़ा गया था। भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। इसका प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के वाल्गोग्राद प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। नेक्स्ट, अगला है, व्हीलर द्वीप स्थित है। तो व्हीलर द्वीप स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उड़ीसा तट से परे। देख लीजिए इसका डिटेल। व्हीलर द्वीप उड़ीसा तट से परे स्थित है। यह उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर दूर भारत की मिसाइल प्रक्षेपण सुविधा इस द्वीप पर क्या है? स्थित है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, तंजानिया की राजधानी है। तो तंजानिया की राजधानी है, इसमें से कोई नहीं होगा आंसर। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। क्या है? डोडोमा, याद रखिएगा, डोडोमा। नेक्स्ट, तंजानिया की राजधानी कार्यालय डोडोमा है, जहां पर संसद और कुछ सरकारी कार्यालय हैं, जबकि दार ए सलाम तंजानिया का प्रमुख वाणिज्यिक शहर है। यहाँ पर अधिकांश सरकारी संस्थाएं स्थित है। नेक्स्ट, अगला है, अरुंधति राय किस पुस्तक के रचयिता हैं? तो अरुंधति राय हैं द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। नेक्स्ट, द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस पुस्तक की रचयिता अरुंधति राय हैं, जबकि हाफ ए लाइफ, वीएस नॉयफॉल, टूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस खुशवंत सिंह तथा राइजिंग सन माइकल क्रिस्टन द्वारा रचित पुस्तक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, आंसू गैस का घटक है। तो आंसू गैस का घटक है क्लोरोपिक्रीन। कौन है? क्लोरोपिक्रीन। देख लीजिए, आंसू गैस अथवा आंसू गैस एक हथियार के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस है। क्लोरोपिक्रीन एक जहरीला रसायन है जिसका रासायनिक सूत्र CCl3NO2। यह अश्रु स्त्रावक और त्वचा तथा श्वसन तंत्र के लिए भी हानिकारक है। ब्रोमोएसीटोन, जाइलिल ब्रोमाइड आदि प्रमुख अश्रु गैसें हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे प्रचुर
अक्रिय गैस कौन सा है? तो वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है वह है आपका ऑर्गन। कौन है? ऑर्गन। नेक्स्ट, रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती है, जिसमें ऑर्गन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसकी खोज रेले ने की थी। किसने की थी? रेले ने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। तो एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है विद्युत अपघटन के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा। नेक्स्ट, एल्युमिनियम का संशोधन विद्युत अपघटनी विधि हुप विधि द्वारा होता है। इसमें सोडियम, बोरियम और एल्युमिनियम के फ्लोराइडों का गलित मिश्रण बहुत विद्युत अपघटय का कार्य करता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है? तो हीरे का एक कैरेट होता है 200 mg के बराबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? तो पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट को। अगला प्रश्न, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? तो जब एक चींटी काटती है तो फॉर्मिक अम्ल का रिसाव होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चींटियों के काटने पर इनके डंक से निकलने वाले विष में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण काटे जाने वाले स्थान पर त्वचा में हल्की जलन होने लगती है। फॉर्मिक अम्ल एक कमजोर कार्बनिक अम्ल है जो प्राकृतिक रूप से मधुमक्खी एवं चींटी के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी। तो मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी फारसी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मुगल शासकों की दरबारी अथवा राजभाषा फारसी थी। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी गोखले के संपर्क में आए और इनके प्रभाव में आकर ही गांधी जी ने स्वयं को भारत का सक्रिय राजनीतिक से जोड़ा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। नेक्स्ट, औरंगजेब जो कुछ दूसरे पर लागू करना चाहता था, जो सब कुछ दूसरे पर लागू करना, उसका स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का निर्माण किया था गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। नेक्स्ट, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद स्थित है, इसमें जो ऑप्शन है उसमें होगा आगरा। क्या होगा? आगरा। डिटेल देख लीजिए। मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। तो 2 जगह मोती मस्जिद स्थित है, याद रखिएगा, एक आगरा में, एक दिल्ली के लाल किले में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस निम्न में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो तख्ते ताउस रखा गया था कहाँ पे? दिल्ली के लाल किले में। ऑप्शन नंबर सी किस में रखा गया था? दिल्ली के लाल किले में। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में निर्मित दीवाने आम में इसके पीछे की दीवार में बने एक कोष्ठ में विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था। अगला प्रश्न,
शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताऊस 1739 में कौन ले गया? तो इसे ले गया कौन? तो इसे ले गया फारसी आक्रामक नादिर शाह ने। किसने ले गया? फारसी आक्रामक नादिर शाह ने 1739 में इसे लूटकर क्या कर लिया? ले गया। देख लीजिए, फारसी आक्रामक नादिर शाह ने उत्तरकालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। वो अपने साथ शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताऊस भी ले गया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला मुगल शासक था कौन? शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मुगल बादशाह शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इसने अपने नाम पर एक नवीन राजधानी शाहजहानाबाद की दिल्ली में नींव डाली। नवनिर्मित नगर का प्रमुख आकर्षक लाल किला के नाम से प्रसिद्ध महल दुर्ग था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था किसमें? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए कब? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौते 5 मार्च 1931 सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबद्ध है। इस समझौते की प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। पहला था, सरकार द्वारा सभी अध्यादेशों एवं अपूर्ण अभियोगों को मामले को वापस लिया जाए। दूसरा था, हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया जाए। तीसरा था, कांग्रेस व उनके कार्यकर्ताओं की जब्त संपत्ति वापस किए जाए। चौथा था, समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने व उसे एकत्रित करने की छूट दिया जाए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम पर पहुंची? तो यह पहुंची थी जहांगीर के शासनकाल में। मुगल सम्राटों में जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे दौलत मनोहर, फारूक बेग, बिशनदास, अबुल हसन एवं मंसूर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नेहरू जी का अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह की गई थी 1861 में। देख लीजिए इसका डिटेल। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता, 14 अगस्त 1862 को बम्बई तथा 15 अगस्त 1862 को मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे जीके गोखले। कौन थे? जीके गोखले। भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे महाराष्ट्र में 12 जून 1905 में की थी। नेक्स्ट, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह था अकबर। नेक्स्ट, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था।
अगला प्रश्न, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन किसने रचा था? तो यह रचा था नरसिंह मेहता ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो प्रसिद्ध गुजराती कवि नरसिंह मेहता द्वारा रचा गया था। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि डैश का संग्रह है? तो गीतांजलि कविताओं का संग्रह है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है, जिसे वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गीतांजलि शब्द गीत और अंजलि से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है गीतों का उपहार। गीतांजलि मूलतः बांग्ला भाषा में स्थित है। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो यह प्रकाशित हुआ था भारत भाग्य विधाता के नाम से। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। क्या उदाहरण है? ग्राम सभा। नेक्स्ट, ग्राम सभा का गठन ग्राम पंचायत के 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क व्यक्तियों को मिलाकर किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक में संबंधित ग्राम सभा के सभी निवासी भाग लेते हैं। अतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र का यह क्या है? उदाहरण है। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते निर्धारित किया जाता है संसद द्वारा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 97 के अनुसार राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन भत्तों का जो संसद विधि द्वारा नियति करे संदाय किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो अभियोग लगाया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट, देख लीजिए, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 ख के तहत राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव लाने से 14 दिनों के पूर्व सूचना देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प को संसद के समस्त सदस्यों बहुमत से पारित करना होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग की कार्यवाही संसद के किसी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिनों का नोटिस देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प को संसद के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तावित होना चाहिए। अगला प्रश्न, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो वो थी श्रीलंका की। किस देश की थी? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, श्रीलंका की। इसका डिटेल देख लीजिए। संसार की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की सिरिमावो भंडारनायके थी। वो 3 बार श्रीलंका की प्रधानमंत्री चुनी गई थी। प्रथम बार 21 जुलाई 1960 से 7 मार्च 1956 तक, दूसरी बार 22 मार्च 1972 से 23 जुलाई 1977 तक और तीसरी बार 1994 से 10 अगस्त 2000 तक अपने पद पर रही। इनका जन्म 17 अप्रैल 1916 को तथा मृत्यु 10 अक्टूबर 2000 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। मीरा कुमार अध्यक्ष पद पर 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक रही, जबकि वर्तमान में सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष है। अगला है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। यह कथन किसका है?
प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के बारे में बता दूं, वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिरला है। ये थोड़ा प्रीवियस ईयर का था। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका है? तो यह कथन है गांधी जी का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देख लीजिए, महात्मा गांधी की शक्ति के विकेंद्रीकरण के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। नेक्स्ट, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से तो 12 हो जाएगा। वैसे वर्तमान में भारत में जो मुख्य बंदरगाह की संख्या है देख लेते हैं। भारत में पत्तनों का उपयोग प्राचीन काल से हो रहा है, तथापि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में पत्तनों का उभरना यूरोपीय व्यापारियों का आगमन तथा अंग्रेजों द्वारा भारत के उपनिवेशीकरण के बाद महत्वपूर्ण बना। वर्तमान में भारत में 13 प्रमुख और 200 छोटे या मझोले पत्तन है। अतः नज़दीकी विकल्प आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली स्थित है किस राज्य में? तो असम में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत के असम प्रांत में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अपरदन की समस्या से ग्रस्त इस द्वीप का वर्ष 1914 से 2008 94 वर्षों के मध्य तक लगभग 227.43 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपरदित हो चुका है। नेक्स्ट, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो कृत्रिम बंदरगाह है वो है आपका चेन्नई। कौन है? चेन्नई। नेक्स्ट, देख सकते हैं इसका डिटेल। चेन्नई सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। यह पूर्वी तट पर स्थित है। एक कृत्रिम पत्तन है। इस पत्तन से पेट्रोलियम और इसके उत्पादों, उर्वरकों, लौह अयस्क और अन्य सामान्य वस्तुओं का व्यापार होता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना जैव संरक्षित क्षेत्र के रूप में वर्ष 1999 में की गई। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना अंतिम डाटा के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है? तो स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है जिस राज्य में, वो है राजस्थान। 2011 की जनगणना अंतिम डाटा के अनुसार उपरोक्त राज्यों में से राजस्थान राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है। नेक्स्ट, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है केरल राज्य में। विकल्प में दिए गए राज्यों की महिला साक्षरता दर निम्नवत है। केरल 92.1%, महाराष्ट्र 75.9%, तमिलनाडु 73.4%, पश्चिम बंगाल 70.5%। नेक्स्ट, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सबरीमाला केरल के पथनामथिट्टा जिले में अवस्थित है। सबरीमाला अथप्पन देव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। यह स्थित है पूर्वांचल पर्वतमाला में। किसमें? पूर्वांचल पर्वतमाला में। देख लीजिए, पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में हिमालय तंत्र का भाग है। यह लद्दाख और काराकोरम श्रृंखला के समान है जो हिमालय तंत्र का भाग है, किंतु हिमालय पर्वत श्रेणी से अलग श्रेणियां हैं। पूर्वांचल श्रेणी के अंतर्गत गारो, खासी, जयंतिया, पटकाई और लुसाई पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो कंचनजंगा
जंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। अगला प्रश्न, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत स्थित है ताप्ती नदी के तट पर। किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के तट पर। ताप्ती नदी का संबंध पंजाब से नहीं है। ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुरा श्रेणी से निकलती है। इसके बेसिन का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में तथा 6% भाग गुजरात में पड़ता है। यह नर्मदा के समांतर सतपुरा के दक्षिण से बहकर सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार झील स्थित है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था, कौन था? सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, देख लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सिक्किम राज्य की जनसंख्या 6,07,688 सबसे कम है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप का है। नेक्स्ट, लोकटक झील स्थित है। तो लोकटक झील जो यह कहाँ स्थित है? लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यह क्या है? एक झील है। देख लीजिए, लोकटक झील मणिपुर राज्य में अवस्थित है। इस पर एक जल विद्युत परियोजना निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो विभाजन की धारणा का समर्थन किया था एडम स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक तथा प्रतिष्ठित संप्रदाय के प्रणेता एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन का धारणा का समर्थन किया था। इस धारणा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया को एक ही आदमी द्वारा न कराकर उसके विभिन्न चरणों को भिन्न भिन्न लोगों से पूरा कराने की प्रक्रिया ही श्रम विभाजन कहलाती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है। तो स्वर्ण का मुख्यतः संबंध है किससे? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति संबंधित है, यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और सी। उद्यान कृषि और मधुमक्खी पालन दोनों हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, मांग का नियम किस पर आधारित है? तो मांग का नियम किस पे आधारित है? तो ये आधारित है उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। किस पे? उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। मांग का नियम उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित होता है। मांग का नियम के अनुसार उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयाँ कम कीमत पर खरीदेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है? तो मलेरिया पैदा करता है प्रोटोजोआ। कौन करता है? प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। मुख्यतः 5 प्रकार के प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्य को प्रभावित करते हैं, जिनमें सर्वाधिक खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम माना जाता है। कौन माना जाता है? फैल्सीपेरम। नेक्स्ट, घातक मलेरिया फैलाने वाला मलेरिया परजीवी कौन है? तो घातक मलेरिया फैलाने वाला मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। मुख्यतः 5 प्रकार के प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्य को प्रभावित करते हैं, जिनमें सर्वाधिक खतरनाक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम माना जाता है। नेक्स्ट, लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार
किया था? तो लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किया था हेंसेल ने। किसने? हेंसेन ने। लेप्रोसी बैसिलस की खोज हेंसेन ने की थी, इसलिए लेप्रोसी को हेंसेन रोग भी कहा जाता है। यह माइकोबैसिलस लेप्री द्वारा फैलता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो यह होता है यकृत के संक्रमण से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पीलिया वायरस जनित यकृत का रोग है। पीलिया रोग में रुधिर में पीतरंजक की मात्रा बढ़ जाने से सेलेस्मिक झिल्ली तथा त्वचा का रंग पीला हो जाता है। मूत्र पीले हरा सा हो जाता है। उपयुक्त उपचार न मिलने पर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड बुखार होता है जीवाणु के द्वारा। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देख लीजिए, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। यह जीवाणु छोटे आंत में रहता है। यह मल और मधुमक्खियों द्वारा फैलता है। इसमें रोगी को सिर दर्द व तेज बुखार रहता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम। राष्ट्रीय प्राणी नहीं होगा यहाँ पे, राष्ट्रीय जानवर होगा, है ना। भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या होगा? पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट, पैंथेरा टाइग्रिस को साधारण भाषा में बाघ कहते हैं। यह एक मांसाहारी स्तनधारी वर्ग का प्राणी है जो प्राय जंगलों में निवास करता है। यह वर्ष 1972 में भारत के राष्ट्रीय प्राणी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? तो शीत रक्त वाला जानवर इसमें आपका सांप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सांप। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देख लीजिए, मत्स्य, उभयचर, सर्प व सरीसृप शीत रक्त वाले जंतु हैं। इनके शरीर तापमान वातावरण के ताप के अनुसार नहीं बदलते हैं। पक्षी एवं स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आने वाले जंतु गर्म रक्त वाले होते हैं। इनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार बदलता रहता है। नेक्स्ट, टिटनस का कारण है। तो टिटनस का क्या कारण है? तो टिटनस का कारण है आपका क्लास्ट्रीडियम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देख लीजिए, टिटनस क्लास्ट्रीडियम टेटनी के द्वारा प्रसारित होता है जो एक जीवाणु है। इस रोग के उपचार हेतु टीपीटी का टीका लगवाया जाता है। अगला प्रश्न है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। देख लीजिए, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन। निम्नोलॉजी तालाबों, पोखरों, झीलों का अध्ययन। हर्पिटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। और मेलाकोलॉजी मिलास्का का अध्ययन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देख लीजिए, 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। इसका संबंध भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य बांग्लादेश सीमा से संबंधित है। इसे सितंबर 2011 में बांग्लादेश को लीज पर दे दिया गया, जिससे दरा ग्राम और अंगार पोटा तक पहुंचा जा सकेगा। नेक्स्ट, अंधकार में महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंधकार में महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है तथा दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। आंतरिक भागों के बारे में पूरी जानकारी का अभाव है। साथ ही यहाँ शिक्षा व जागरूकता की कमी के कारण इस महाद्वीप को अंधकार में महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट, स्मॉग एक मिश्रण है। स्मॉग किसका मिश्रण है? तो यह है धूम और कोहरे का। कुहासा मुख्यतः धूमकणों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है, जिससे दृश्यता अपेक्षाकृत कम होती है। यह औद्योगिक क्षेत्रों में, कारखानों तथा आवासीय क्षेत्रों में घरेलू चिमनियों से निकलने वाले धुओं के कारण उत्पन्न होती है। इससे
श्वास संबंधी समस्याएं पैदा होती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है। तो पृथ्वी का जो सबसे गहरा गर्त है वो कौन सा है? वो आपका है मेरियाना गर्त। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप पूर्वी भाग पर चाप के आकार में फैला है। इसकी उत्पत्ति प्लेटो के क्षेपण से हुई है। इस गर्त की खोज 1948 में HMS चैलेंजर नामक जलयान द्वारा की गई। इसकी अनुमानित गहराई 11,303 मीटर है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। अगला प्रश्न है, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन पाए जाते हैं इंडोनेशिया क्षेत्र में। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से इंडोनेशिया और ब्राज़ील में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये दोनों देश भूमध्य रेखीय प्रदेश में स्थित है, जहाँ उच्च तापमान तथा वर्ष भर वर्षा होती रहती है, जिससे सदाबहार वर्षा वनों का विकास होता है। ये वन सीमित क्षेत्रों में म्यांमार और श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आप आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्लिंग साइक्रोमीटर का। नेक्स्ट, अगला है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो पौधे के किस भाग को? तो वर्तिका तथा वर्तिकाग्र को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पौधे के पुष्प में धागे जैसे महीन भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण तथा सबसे कीमती मसाला है। केसर क्रोकस सेटाइवस नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, जो इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। इसे फूल की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे कहलाते हैं। तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो वो शाक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक की श्रेणी में आते हैं। एक वर्षीय, बहुवर्षीय या द्विवर्षीय हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? तो नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है उभयलिंगी। कौन कहलाता है? उभयलिंगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, उभयलिंगाश्रयी। नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप उभयलिंगाश्रयी कहलाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो एक निबल होता है 4 बीटों के बराबर। याद रखिएगा, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन देख लीजिए। 4 बिट्स को निबल बोलते हैं, 8 बिट्स को बाइट कहते हैं। अतः एक निबल बराबर कितना हो जाएगा? 4 बिट्स। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो CaOCl2 का सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है? ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देख लीजिए, रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। रोगाणुनाशी के रूप में जल को शुद्ध करने में प्रयुक्त किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, सीमेंट की खोज किसने की थी? तो सीमेंट की खोज की थी जोसेफ आस्पदीन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सीमेंट की खोज जोसेफ आस्पदीन ने 1824 ईस्वी में की थी। इसका रंग ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड द्वीप पर उत्खनित पत्थर के समान होने के कारण उन्होंने इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा। अगला प्रश्न है, उच्चतम आयतन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है?
तो उच्चतम आयतन ऊर्जा वाला तत्व है कौन है? हीलियम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। समृद्ध कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव बहुत ऊंचे होते हैं। दिए गए विकल्पों में हीलियम का आयनन ऊर्जा सबसे अधिक है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील है, इसमें पाया जाता है क्रोमियम, निकेल और आयरन, यानी ऑप्शन सी। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, निकेल और आयरन की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है? तो रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र है CaOH के होल ट्वाइस। नेक्स्ट, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? तो ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार प्रदूषक है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, अग्निशामकों में कौन सी गैस निकलती है? तो अग्निशामकों में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट, यहाँ पर इस सरोद में कितने तार होते हैं? तो सरोद में इसमें ऑप्शन के अनुसार 19 तार होते हैं। वैसे कहा गया है कि पारंपरिक सरोद में 17 से 25 तार होते हैं। नेक्स्ट, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट इस मंदिर स्थित है कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कंबोडिया के खेमर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट, केंद्रीय चम्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका चेन्नई में। केंद्रीय वर्ग चम्र अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। यह संस्थान चम्र प्रसंस्करण, चमड़े के सागानों के निर्माण तथा डिजाइन में संलग्न है। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1948 को की गई थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो वॉल स्ट्रीट यहाँ पर किसका नाम है? तो यह नाम है न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहा जाता है? वॉल स्ट्रीट कहा जाता है। देख लीजिए, वॉल स्ट्रीट एक मार्ग है जो लोअर मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी USA में है। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का गृह है जो अपनी सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार के पूंजीकरण के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनवाया है? तो रॉक गार्डन बनवाया था किसने? नेकचंद ने। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेकचंद द्वारा निर्मित विश्वविख्यात है। इसे नेकचंद रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी के रूप में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा UN के 193 सदस्य देशों में 185 देशी संगठन के सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। अगला प्रश्न, इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रचित रचना है जिसमें उसने भारत के तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को विषय में विस्तार से चर्चा की है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? तो प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड लिखा है किसने? R.K. नारायण ने। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड की रचना R.K. नारायण ने अंग्रेजी भाषा में की, जो वर्ष 1958 में
क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? तब कुचिपुड़ी नृत्य नाटक का किस राज्य से संबंध है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी। किससे संबंध है? तो आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक गांव है जिसके नाम पर एक नृत्य का नाम रखा गया है। कुचिपुड़ी को उसके वर्तमान स्वरूप में लाने की श्री वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को जाता है। इसके नर्तक वेम्पति सत्यनारायणम, यामिनी कृष्णमूर्ति, चीता करण मूर्ति आदि हैं। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित यह प्रतियोगिता भारत में वर्ष 1934-35 से आयोजित होती जा रही है। 3 से 7 फरवरी 2019 के मध्य विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में रणजी ट्रॉफी का 85वां संस्करण संपन्न हुआ। विदर्भ में दिल्ली को हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप का संबंध है किससे संबंधित है? तो रोवर्स कप का संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देख लीजिए, रोवर्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। 1891 में प्रारंभ रोवर्स कप विश्व की दूसरी प्राचीनतम फुटबॉल प्रतियोगिता है, जबकि डुरंड कप विश्व की पहली फुटबॉल प्रतियोगिता है। 1923 में मोहन बागान रोवर्स कप खेलने वाली पहली भारतीय टीम बनी थी। 2000 से 2001 में आखिरी बार यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसे मोहन बागान ने चर्चित ब्रदर्स को 2-0 से पराजित कर जीत लिया था। वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन यह टूर्नामेंट पुनः शुरू कराने हेतु प्रयासरत है। नेक्स्ट, सीडेराइट किसका अयस्क है? तो सीडेराइट अयस्क है किसका? आयरन का, लोहा का। अगला प्रश्न है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। नेक्स्ट, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए किया जाता है। प्रकाश रासायनिक धुआं वायु प्रदूषकों और सूर्य के प्रकाश की क्रिया से उत्पन्न होता है। इसके प्रमुख संघटक गैसों हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा पैरोक्सी एसिटिक नाइट्रेट है। नेक्स्ट, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो जल में कठोरता आ जाती है किसके कारण? तो ये आ जाती है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। नेक्स्ट, देख लीजिए, जिस जल में साबुन घुलने या झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं, तथा जिसमें साबुन नहीं घुलता अथवा झाग नहीं देता है उसे कठोर जल कहते हैं। जल की कठोरता उसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड आदि के अशुद्धियों के घुल जाने के कारण होती है। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को जल मृदुकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, जल की कठोरता दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जल की कठोरता को दूर करने की क्रिया को कहते हैं मृदुकरण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, किस लोहे अयस्क में 72% लोहा होता है? तो 72% लोहा किस में होता है? तो होता है मैग्नेटाइट में। 75% होता है। देख लीजिए यहाँ पे डिटेल, विभिन्न लोहा अयस्कों के लौह प्रतिशत। हेमेटाइट में 70%, मैग्नेटाइट में 72%, लिमोनाइट में 50 से 66% और सीडेराइट में 48%। इसलिए सबसे अच्छा कौन माना जाता है? हेमेटाइट। नेक्स्ट, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए, कोयले की गुणवत्ता के निर्धारण जिसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। भूगर्भ में दबी वनस्पति दबाव एवं ताप के कारण पहले पिट कोयला यानी 40% से कम कार्बन का निर्माण होता है।
उसके उपरांत लिग्नाइट कोयला 40 से 55 तक कार्बन, बिटुमिनस 55 to 80, तत्पश्चात सर्वोत्तम कोटि के कोयले एंथ्रासाइड है 80 to 95% इसमें कार्बन की मात्रा होता है का निर्माण होता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। नेक्स्ट, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देख लीजिए, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप पिटवा लोहा है। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध अयस्क है जिसमें कार्बन की मात्रा स्टील भी कम होता है। कार्बन की मात्रा लगभग 0.04 to 0.08% होता है। नेक्स्ट, अगला है मरकरी है। तो मरकरी एक द्रव धातु है। कौन सा है? द्रव धातु। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है गैलेना। कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देख लीजिए, सोना मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। इसका अयस्क काल्वेराइट तथा सिल्वेनाइट है, जबकि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट, क्रायोलाइट, डायस्पोर, सीसा का गैलेना, सीरूसाइट, एंग्लेसाइट और मेडलोकाइट इत्यादि है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सोना मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। इसका अयस्क काल्वेराइट तथा सिल्वेनाइट है, जबकि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट, क्रायोलाइट, डायस्पोर, सीसा गैलेना, सिल्वेराइट और एंग्लेसाइट, मेडलोकाइट इत्यादि हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो लैम्बर्ट नियम संबंधित है प्रदीप्ति से। किससे? प्रदीप्ति से। देख लीजिए, लैम्बर्ट का कोज्या नियम प्रकाश की प्रदीप्ति से संबंधित है। प्रकाशिकी में लैम्बर्ट को कोज्या नियम के अनुसार किसी लैम्बर्टी तल से विकिरित ऊर्जा का तीव्रता का प्रेक्षित मान उस तल के लंबवत रेखा तथा प्रेक्षक की दृष्टि रेखा के बीच के कोण को कोज्या के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन किस में है? तो सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, देख लीजिए, जब कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लाकर जटिल कार्बनिक खाद्यान्न पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, दूध को मथने से क्रीम को अलग हो जाने के कारण क्या कारण है? तो इसका कारण है अपकेंद्री बल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। साबुन के बुलबुलों पर श्वेत प्रकाश डालने से रंगों के दिखाई देने के पीछे व्यतिकरण सिद्धांत है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुलों पर पड़ती है तो उनकी बाहरी और भीतरी दोनों सतहों से किरणें परावर्तित होकर प्रेक्षक की आंखों की ओर लौटती है। दोनों सतहों से आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश के तरंग समूहों के कलाओं में सूक्ष्म अंतर होने के कारण व्यतिकरण होता है, जिसके फलस्वरूप रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाने का क्या कारण है? तो यह कारण है अपकेंद्री बल। अगला प्रश्न, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? तो घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट, देख लीजिए, पानी को जब ठंडा किया जाता है तो 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने पर इसका आयतन घटता जाता है
और इस तापमान पर जल अपने घनत्व के अधिकतम मान पर होता है। लेकिन जब जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे की ओर घटता है तो इसका आयतन बढ़ता है और घनत्व क्या होता है, घट जाता है। अतः एक निश्चित द्रव्यमान के जल को बर्फ में बदलने पर आयतन के बढ़ जाने से घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। तो इनका क्या होता है, उच्चतम प्रतिरोधकता, न्यूनतम गलनांक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक फ्यूज तार में उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक होना चाहिए। फ्यूज तार का उपयोग विद्युत परिपथ के लघुपथिक होने की दशा में होता है ताकि परिपथ में आग लगने से बचाया जा सके। परिपथ के लघु परिपथिक होने पर परिपथ से उच्च धारा प्रवाहित होती है और फ्यूज तार का प्रतिरोध यदि अधिक होगा तथा गलनांक न्यूनतम होगा तो शीघ्रता से गर्म होकर यह पिघल जाएगा और परिपथ कट जाने से धारा प्रवाह तुरंत क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगला प्रश्न, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो इसमें जरूरत होती है न्यूट्रॉन की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया में यूरेनियम 235 परमाणु पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है जिससे उसका नाभिक लगभग 2 समान भागों में टूट जाता है। साथ ही इस प्रक्रिया में 2 या 3 न्यूट्रॉन विमोचित होते हैं। ये न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम 235 परमाणुओं के नाभिक को तारे कर ऊर्जा और न्यूट्रॉन विमोचित करते हैं। यह प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है मांग और पूर्ति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो यह किया था, किसने किया था? यह स्मिथ ने, एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक तथा प्रतिष्ठित संप्रदाय के प्रणेता एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किया था। इस धारणा के अनुसार यदि किसी कार्य की संपूर्ण प्रक्रिया को एक ही आदमी द्वारा न कराकर उसके विभिन्न चरणों के भिन्न भिन्न लोगों से पूरा कराने की प्रक्रिया को ही श्रम विभाजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है। तो स्वर्ण का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ऊन का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में वह है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट अगला प्रश्न, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो यूरेनस के कुल उपग्रह हैं 27। याद रखिएगा कितने हैं, 27। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए ग्रह और उनके उपग्रह की संख्या नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ये है, बुध का 0, शुक्र का 0, पृथ्वी का 1, मंगल का 2, बृहस्पति का 79, शनि का 62, अरुण का 27 और वरुण का 14। नेक्स्ट हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो रेतीले टीलों को कहते हैं मरु टिब्बा यानी ड्यून। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी यूनेस्को स्थित है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो भारत की जो सिलिकॉन घाटी कहा जाता है वो कहा जाता है बेंगलुरु को। किसे? बेंगलुरु को। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। आरंभ या
पर भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ चिप बनाने वाली कंपनियों के कारण यह नाम मिला। इस संदर्भ में भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट, ये हो गया भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है तो बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है कोंकण तट कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तट विस्तृत है दमन से गोवा तक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब देख लीजिए, कोंकण तट भारत के पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है। कोंकण से महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। कोंकण तट की सीमा दमन से गोवा तक विस्तृत है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिमी की ओर बहती है तथा अरब सागर में मिलती है? यह कौन सी नदी है? तो ऑप्शन के अनुसार यह नदी हो जाएगी नर्मदा नदी। नेक्स्ट, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अन्य नदियाँ तथा गंगा, महानदी और गोदावरी पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिम में केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न है अन्नामुदी शिखर यहाँ स्थित है। तो अन्नामुदी शिखर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ में। कहाँ पे स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ में। देख लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत अथवा दक्षिण भारत की उच्चतम पर्वत चोटी अन्नामुदी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। डोरा बेटा ऐसी दूसरी ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। यानी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? नेक्स्ट, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस पशु विहार असम में स्थित है। नेक्स्ट, यहाँ पे देख लीजिए, रणथंभौर राजस्थान राज्य में अवस्थित है, जबकि बांदीपुर कर्नाटक में, मानस असम में और सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। सभी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था किसके? सोवियत संघ के सहयोग से। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। नेक्स्ट, देख लीजिए, भिलाई इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा रूस तत्कालीन सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया। यह संयंत्र दुर्ग जिले छत्तीसगढ़ में कलकत्ता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। यह कच्चा माल लोहयस्क, डल्ली, राजहरा खदानों से कोयला, कोरबा, बोकारो, करगली, झरिया क्षेत्रों से चूना पत्थर, नंदनी खदानों से मैग्नीज, बालाघाट तथा भंडारा क्षेत्र से डोलोमाइटी, भटपूरा, रामटोला, हरदी, कसौंदी, परसोदा, खैरा तथा पटपारा से जल तंदुला नहर एवं जलाशय से तथा विद्युत कोरबा, तापी, शक्तिगिरी से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो सुंदरी वृक्ष जो है वो ज्वारीय वन से संबंधित है। नेक्स्ट, ज्वारीय वनस्पति मुख्यतः भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में मिलती है। पूर्वी तटीय क्षेत्र गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि के निम्न डेल्टाई भाग में उच्च समुद्री ज्वार का पानी जमा हो जाता है। इस पानी से यहाँ की भूमि दलदली हो जाती है। बंगाल का सुंदरबन ज्वारीय वनस्पति का प्रमुख उदाहरण मैंग्रोव और सुंदरी वृक्ष प्रमुख ज्वालामुखी वृक्ष है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है किशन गंगा परियोजना भारत तथा किसके बीच में है विवाद? भारत तथा पाकिस्तान के बीच में यह विवाद है। देख लीजिए, किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में बांदीपुरा के निकट गुरेज घाटी झेलम की सहायक नदी किशन गंगा पर अवस्थित है। इस परियोजना पर पाकिस्तान द्वारा आपत्ति उठाई जाती रही है। पाकिस्तान द्वारा किशन गंगा परियोजना को वर्ष 1960 के सिंधु जल समझौते के जिसके तहत पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों के जल के अबाधित उपयोग का अधिकार है का उल्लंघन मानते हुए यह मामला अस्थायी रूप से मध्यस्थ न्यायालय के समक्ष 2010 में प्रस्तुत किया गया था।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें भारत में नकदी फसल माना जाता है प्याज को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें निर्धारित है। भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें निर्धारित है कितना? 552। नेक्स्ट, लोकसभा संसद का निचला सदन है, इसके सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या है 552, जिसमें 530 राज्य प्रतिनिधि रहेंगे, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 माह तक के लिए लागू रहता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो इसमें आपको बता दूं कि राजनीतिक अधिकार है आपका मतदान का अधिकार। कौन से? मतदान का अधिकार। नेक्स्ट, भारत में वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई गई, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। अनुकूल चंद प्रधान बनाम भारत संघ के बाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय में मतदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बल्कि विधान सरकार अव्यारोपित सीमाओं के अधीन वैधानिक अधिकार माना है। मत देने के अधिकार को राजनीतिक अधिकार भी माना जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग वयस्क मतदाता द्वारा अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति हेतु किया जाता है। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो राजनीतिक अधिकार से। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका था? तो यह कथन था अरस्तु का। किसका था? अरस्तु का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है। देख लीजिए, वर्ष अनुच्छेद 352 के अधीन पहली आपातकाल की उद्घोषणा वर्ष 1962 में चीन युद्ध के समय, दूसरा पाकिस्तान द्वारा वर्ष 1971 में घोषित एवं तीसरा आंतरिक अशांति के आधार पर वर्ष 1975 में की गई थी। ध्यातव्य यह है कि कुल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह का प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले चरण में उद्घोषणा 2 मास तक का प्रवर्तन में रहती है। यदि संसद के दोनों सदनों से संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है तो वह अनिश्चितकालीन काल तक बनी रह सकती है, अर्थात जब तक वापस न ली जाए तब तक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो वह करता है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 का उपयोग कर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह लिया गया है ग्रीक भाषा से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेटो को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देख लीजिए, आदर्शवाद का जनक यूनानी दार्शनिक राजनीतिक चिंतक प्लेटो को माना जाता है। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिकन आदर्श राज्य का चित्रण किया। इसी सिद्धांत पर चरमोत्कर्ष हीगल की विचारधारा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी। 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान एवं आगा खां के नेतृत्व में क्या हुआ था? की गई थी। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दीन ए इलाही का सदस्य बना था? दीन ए इलाही का प्रथम सदस्य बनने वाला था राजा बीरबल। कौन था? राजा बीरबल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। इसका प्रथम अनुयायी बीरबल था। सभी धर्मों के सारांश ग्रह के रूप में अकबर द्वारा 1582 में दीन ए इलाही देवी एकेश्वरवाद का प्रवर्तन किया गया। अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? तो अकेली रानी कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी। वह उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोंगा एवं कुलाह पहनकर राजदरबार में खुले मुंह से जाती थी। उन्होंने 1236 से 40 तक इसका शासन किया। अगला है, यंग इंडिया और हरिजन का संपादक कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर सी। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन संबंध हिंदू गाड़े ब्राह्मण परिवार से था। तानसेन के पिता का नाम मुंकू द पांडे था। इनका गांव मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में था। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यह नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था? यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो पहला अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कांग्रेस 4 अधिवेशन 1888 उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले द्वारा की गई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, टुडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? तो टुडरमल किसका था? अकबर के राजस्व मंत्री था। नेक्स्ट, अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था को पुनर्निर्धारण हेतु 1570-71 में मुजफ्फर खां तुर्बती और राजा टोडरमल को अर्थ मंत्री राजस्व मंत्री पद पर नियुक्त किया गया। राजा टोडरमल ने अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल की जाने वाली लगान राशि को पिछले 10 वर्षों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिसे 10 साला मालगुजारी व्यवस्था कहा जाता था। आईने 10 साला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। नेक्स्ट, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। नेक्स्ट, देख लीजिए, ऐतिहासिक पूना समझौता 1932 महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। यद्यपि इस पर गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि इस पर अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो वो था, कौन था? टोडरमल। ये तो हो गया है। ये भी कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था आपका, कौन था? लोधी वंश। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक थे अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वो पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? तो वे कर रहे थे साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। देख लीजिए, लाला लाजपत राय वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे।
अगला है निम्न में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया था? तो जजिया कर समाप्त कर दिया था किसने? अकबर ने। नेक्स्ट देख लीजिए इसका डिटेल। मुगल सम्राट अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। अकबर ने 1562 में दास प्रथा तथा 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर लेना भी बंद कर दिया था। 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने जजिया कर लेना पुनः प्रारंभ कर दिया था। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो वो था जनरल डायर। कौन संबंधित था? जनरल डायर। जालियांवाला बाग हादसे से ब्रिगेडियर जनरल डायर संबंध था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थी भीड़ पर ब्रिगेडियर जनरल रेगिनलैंड एडवर्ड हैरी डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी। अगला प्रश्न लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? तो लेडी विद द लैम्प के नाम से विख्यात है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन नंबर बी राइट। लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात है। वह क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा हेतु संगठित प्रयास करने वाली प्रसिद्ध अंग्रेज परिचारिका थी। अगला है नरम दल एवं गरम दल के बीच फूट कहाँ किस वर्ष में पड़ी थी? यह पड़ी थी 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट देख लीजिए नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनिवेशन के प्रयासों से दोनों धड़े पुनः एक हो गए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसका उपनाम था? सीमांत गांधी उपनाम था खान अब्दुल गफ्फार खान का। देख लीजिए इसका डिटेल। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी अथवा सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया।